हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएसएससी स्पेशल जीके जीएस का नेक्स्ट क्लास। आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि डेली इस चैनल पर बीएसएससी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को देखें और इन प्रश्नों का जवाब दें। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग किया गया था। तो आपको पता है कि उड़ीसा राज्य बिहार से जो है 1 अप्रैल 1936 को अलग किया गया था। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। और 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था। कब? 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था। और 22 मार्च के दिन ही बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अगला एक प्रश्न याद रखिएगा कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। उसी तरह याद रखिएगा कि 1 नवंबर 2000 ईस्वी को 1 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। उसी तरह 9 नवंबर 2000 ईस्वी को याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न जो है बीएसएससी और अदर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ये बीएसएससी से संबंधित स्पेशल क्लास है, तो आप लोग इन प्रश्नों को देखें। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में कितने ब्लॉक हैं। तो आपको पता होगा कि बिहार में जो है 534 ब्लॉक हैं। ज़िले कितने हैं? तो 38 ज़िले हैं। अनुमंडल कितने हैं? तो 101 अनुमंडल है। प्रमंडल कितने हैं? तो 9 प्रमंडल है। और लोकसभा के सीटें कितने हैं बिहार में? तो लोकसभा के सीटें 40 है। और राज्यसभा की सीटें कितना है? तो 16 है। विधानसभा की सीटें कितना है? तो 243 है। और विधान परिषद की सीटें कितना है? तो 75 है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये भी याद रखिएगा। बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बिहार जनसंख्या के मामले में भारत में तीसरा स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है? तीसरा स्थान पर आता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट बिहार से प्रश्न बनते हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। आपको पता होगा कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में किया गया था। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना जो है 1878 में किया गया था। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में किया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं कितनी है। तो आपको पता है कि यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं 6 हैं। कौन कौन सा फ्रेंड्स? तो याद रखना है, एक अरबी है, दूसरा याद रखिएगा चीनी है, तीसरा फ्रेंच याद रखिएगा, चौथा अंग्रेजी याद रखिएगा, पांचवा रूसी याद रखिएगा, और छठा स्पेनिश याद रखिएगा। अरबी, चीनी, फ्रेंच, उसके बाद और अंग्रेजी, उसके बाद रूसी और स्पेनिश याद रखिएगा। ठीक है, ये 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन यूएनओ का कार्य जो है 2 ही भाषाओं में होता है। यूएनओ जो है अपना कार्य करने के लिए 2 ही भाषाओं का उपयोग करता है, एक फ्रेंच और दूसरा इंग्लिश। फ्रेंच और दूसरा इंग्लिश भाषा का उपयोग करता है यूएनओ। ठीक है, फ्रेंच और इंग्लिश ये कार्यकारी भाषा है, लेकिन आधिकारिक भाषाएं कितनी है? 6 है। 6 में कौन कौन सी है? तो अरबी, चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। अब देखिए, यूएनओ के बारे में पूरा बातें जान लीजिए। तो यूएनओ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, इसका स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय। और इसके 6 अंग हैं। यूएनओ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय जो है इसका 6 अंग है। याद रखना है कि महासभा के जो है 193 सदस्य देश हैं। और जिसमें 193वां सदस्य कौन सा है? दक्षिणी सूडान है, जिसकी राजधानी जुबा है। क्या है? जुबा है। ये याद रखना है कि 193वां सदस्य महासभा कौन सा है, कौन सा देश है? तो दक्षिणी सूडान है। याद रखना है, सुरक्षा परिषद जो है उस यूएनओ का दूसरा अंग, सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 जो स्थायी होते हैं इनका ये
ये अस्थाई रहते हैं। इसमें कौन कौन से देश हैं? तो फ्रांस है, रूस है, अमेरिका है, चीन है और इंग्लैंड है। ठीक है, 5 फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड जो है ये स्थायी सदस्य हैं यूएनओ का। और 10 अस्थायी सदस्य जो है इनका चुनाव 2-2 वर्षों पर होता है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि चांद का मुंह टेढ़ा पुस्तक के लेखक हैं। तो आपको पता होगा कि चांद का मुंह टेढ़ा पुस्तक के लेखक जो हैं गजानंद माधव हैं। कौन है? गजानन माधव हैं चांद का मुंह टेढ़ा पुस्तक के लेखक। और 2-3 पुस्तक आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए गीत गोविंद जो पुस्तक है, गीत गोविंद पुस्तक के जो लेखक है जयदेव हैं। गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव है। उसी तरह आपको याद रखना है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि का पुस्तक है। ठीक है, उसी तरह आपको याद रखना है शाहनामा। शाहनामा जो पुस्तक है ये फिरदौसी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा और गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया है। और चांद का मुंह टेढ़ा जो है गजानन माधव के द्वारा लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि अखबारी कागज़ के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है। तो आपको पता है कि अखबारी कागज़ के उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का नेपा नगर विख्यात है। नेपा नगर जो है ये बुरहानपुर जिला में स्थित है मध्य प्रदेश के। तो अखबारी कागज़ नेपा नगर में स्थित है। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1955 में किया गया था और इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1956 में किया गया था। नेपा नगर अखबारी कागज़ का। ठीक है, इसे नेपा मिल्स भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि यह एशिया की पहली कागज़ मिल है। एशिया की पहली कागज़ मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो नेपा नगर में ही स्थापित किया गया था, ये याद रखना है। अब देखिए 2-3 प्रश्न और आपको याद रखना है। पूछा जाए कि भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कौन सा फ्रेंड्स? तो भारत का पहला उर्वरक संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला उर्वरक संयंत्र जो है 1951 में सिंदरी में स्थापित किया गया था। झारखंड के सिंदरी में स्थापित किया गया था भारत का पहला उर्वरक संयंत्र सिंदरी में। ठीक है, उसी तरह याद रखना है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है कौन सा है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था, ये भी याद रखना है। और अगला आपको याद रखना है भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग जो है कौन सा है? तो भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग जो है टिस्को है। और इसकी स्थापना सफल लौह इस्पात उद्योग जो है टिस्को है। इसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। उसी तरह पूछा जाए कि भारत का पहला सफल सूती मिल कब स्थापित किया गया था? तो 1854 में काबसजी नानाभाई डाबर के द्वारा। 1854 में काबसजी नानाभाई डाबर के द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था भारत का पहला सफल सूती मिल। उसी तरह पूछा जाए कि भारत का पहला जूट मिल कब स्थापित किया गया था? तो 1855 में कलकत्ता के रिसरा में स्थापित किया गया था सफल जूट मिल। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह पूछा जाए कि भारत का पहला ऊन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1876 कानपुर में स्थापित किया गया था, ये याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसी तरह पूछा जाए कि भारत का पहला सीमेंट उद्योग कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था भारत का पहला सीमेंट उद्योग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। उर्वरक संयंत्र भारत का पहला स्थापित कब किया गया था? तो 1951 में झारखंड के सिंदरी में। परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना पहला कब हुआ था? तो 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में। टिस्को मतलब सफल इस्पात संयंत्र का स्थापना भारत में पहला सफल इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया था? इस्पात उद्योग का स्थापना कब किया गया था? तो 1907 में किया गया था। टिस्को, जिसे हम लोग टिस्को के नाम से जानते हैं, टाटा आयरन स्टील कंपनी के नाम से जानते हैं, जिसके संस्थापक जमशेदजी टाटा थे। ठीक है, और भारत का पहला सीमेंट उद्योग कब स्थापित किया गया था? 1904 में चेन्नई में। उसी तरह आपको याद रखना है कि भारत का पहला सफल सूती मिल कब स्थापित किया गया था? तो 1854 में मुंबई में काबसजी नानाभाई डाबर के द्वारा, एक पारसी थे। उसके बाद पूछा जाए कि भारत का पहला जूट मिल कब स्थापित किया गया था? 1855 में कलकत्ता के रिसरा में, पश्चिम बंगाल के रिसरा में स्थापित किया गया था जूट मिल, भारत का पहला सफल जूट मिल। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है। तो आपको पता है कि कजरी हो, कथक हो, रासलीला हो या नौटंकी हो। कजरी हो, कथक हो, उसके बाद में रासलीला हो या नाटक हो या नौटंकी हो। ठीक है, नौटंकी हो। क्या हो? नौटंकी हो। तो ये जो सब नृत्य है कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। कथक तो आपको याद रखना है, कथक पूछा जा सकता है। कजरी जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है। उड़ीसा का आपको याद रखना है एक अच्छा सा दलखाई जो लोक नृत्य है उड़ीसा का है। मध्य प्रदेश का भी याद रखना है राई, मटकी और डंडा नृत्य। राई मटकी
मटकी और डंडा नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का 2-3 इंपॉर्टेंट याद रखिए, बस 2 याद रखिए, घूमर और तेरह ताली। घूमर घूमर और तेरह ताली ये कहाँ का है? तेरह ताली जो है ये कहाँ का है? तो राजस्थान का है लोक नृत्य। तो उड़ीसा का आपको याद रखना है दलखाई, मध्य प्रदेश का राई मटकी याद रखना है और डंडा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का कजरी, कथक, रसलीला और नौटंकी याद रखना है, और राजस्थान का तेरह ताली और घूमर। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि दुनिया का नवीनतम देश है। तो आपको पता है कि दुनिया का सबसे नवीनतम देश जो है दक्षिणी सूडान है। कौन सा है? दक्षिणी सूडान है, जिसका स्थापना 2011 में किया गया है। 2011 में दक्षिणी सूडान की स्थापना किया गया है। कब? 2011 में 2011 में किया गया है दक्षिणी सूडान की स्थापना। और याद रखना है जिसकी राजधानी कहाँ है? जुबा है। और यही यूएनओ का जो है 193वां सदस्य बना है। यही देश जो है यूएनओ का 193वां, यूएनओ के महासभा का 193वां सदस्य बना है दक्षिण सूडान। ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है। सबसे कम साक्षरता वाला प्रदेश जो है बिहार है। भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य पूछा जाए तो आपको बताना है केरल। यहाँ का साक्षरता दर जो है 91.93% है, ठीक है। और पूछा जाए कि भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है तो बताना है बिहार। और 2-3 प्रश्न और याद रखना है आपको। 2001 के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर 65.4% था, याद रखिएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का साक्षरता दर 74% था। उसी तरह आपको याद रखना है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो साक्षरता दर था वो 47% था। कितना परसेंट था? 47% था। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर 63.8% हो गया था, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, कितने वर्षों तक किया? तो 40 वर्षों तक किया। उसकी राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी कहाँ थी अशोक की? तो पाटलिपुत्र थी। याद रखना है कि अशोक जो था ये मौर्य वंश का तीसरा महानतम शासक था, ठीक है। पहला कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इनके गुरु का भी नाम पूछा जाता है। आपको पता होगा फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है जो शासक बने उनका नाम था बिंदुसार। और बिंदुसार के जो पुत्र थे वो उनका नाम क्या था? अशोक नाम था। अशोक जो है ये शासक बनने से पहले अवंती के राज्यपाल थे। और अवंती वही जनपद जिनकी राजधानी उज्जैन है, ठीक है। तो अशोक शासक बनने से पूर्व अवंती के राज्यपाल थे। अशोक के बारे में आपको 2-3 प्रश्न याद रखना है। अशोक जो है 269 ईसा पूर्व में जो है राजगद्दी पर बैठा था। और अशोक के द्वारा ही 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई लड़ा गया था। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और अशोक राजगद्दी पर कब बैठा था? तो 269 ईसा पूर्व में बैठा था। आपको और 2-3 प्रश्न आपको याद रखना है कि अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? तो अशोक को पुराण में अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है फ्रेंड्स? तो अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। 2-3 और प्रश्न याद रखना है इनके नाम से। पहला याद रखिएगा कि गुर्जरा मास्की नेतुर उद्गोलम, गुर्जरा मास्की नेतुर उद्गोलम जो अभिलेख हैं इनमें इनका नाम जो है मिला है, ठीक है। इन अभिलेखों में इनका नाम अशोक मिला है। तो पूछा जाता है कि अशोक का किन अभिलेखों में नाम मिला था? तो गुर्जरा, मास्की, नेतुर और उद्गोलम जो अभिलेख हैं इनमें इनका नाम मिला है। और यहाँ से और आपको 2-3 प्रश्न याद रखना है कि अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी? तो अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 थी। आपको ये याद रखना है। तो अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी? 14 थी। और ये भी पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ था? तो आपको याद रखना है अरमाइक,
अरमाइक, ब्राह्मी, खरोष्टी खरोष्टी और ग्रीक जैसे लिपियों का प्रयोग हुआ था। अरमाइक, ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक जैसे लिपियों का प्रयोग हुआ था। याद रखना है आपको फ्रेंड्स कि ग्रीक और अरमाइक लिपि का जो हमें प्रमाण मिला है अफ़गानिस्तान से मिला है। अ से अफ़गानिस्तान और तो ये याद रखना है अ से अरमाइक। तो अरमाइक लिपि का जो हमें प्रमाण मिला है अफ़गानिस्तान से मिला है। खरोष्टी लिपि का जो हमें प्रमाण मिला है ये उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से मिला है। और याद रखना है ब्राह्मी लिपि का जो हमें प्रमाण मिला है वो भारत से मिला है। तो अशोक के 14 शिलालेख हैं और 14 शिलालेखों की भाषा कौन सा है? अरमाइक है, ब्राह्मी है, खरोष्टी है और ग्रीक है। अरमाइक और ग्रीक अफ़गानिस्तान से, खरोष्टी उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और ब्राह्मी जो है ये भारत से मिला है। याद रखना है कि 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेख का खोज फैन थेलर ने किया था। किसने किया था? टी फैन थेलर ने किया था 1750 में अशोक के शिलालेख का खोज। और अशोक के शिलालेख का खोज पूछेगा तो 1750 टी फैन थेलर बताना है। और इस शिलालेख को पढ़ा किसने था? तो 1837 जेम्स प्रिंसेप बताना है। क्या बताना है फ्रेंड्स? जेम्स प्रिंसेप बताना है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये सारा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। देखिए फ्रेंड्स आसियान के बारे में पहले जान लेते हैं। तो देखिए आसियान का पूरा नाम क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका पूरा नाम होता है। इसका हिंदी होता है दक्षिणी पूर्वी राष्ट्रों का संगठन। इसका स्थापना 8 अगस्त 1967 को किया गया था। और आसियान के कुल 10 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 10 सदस्य देश हैं। और इसका मुख्यालय आपको याद रखना है कि इसका मुख्यालय जो है आसियान का ये बैंकॉक है। क्या है फ्रेंड्स? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बैंकॉक है। अब यहाँ से हमको कुछ प्रश्न और समझना है कि आसियान के 10 सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो देखिए आसियान के जो 10 सदस्य देश हैं वो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। ठीक है, तो उसमें वियतनाम भी है, फिलीपींस भी है, म्यांमार भी है, लेकिन बांग्लादेश नहीं है। कौन है? बांग्लादेश नहीं है। चलिए फ्रेंड्स एक बार सभी देशों के बारे में बता देते हैं जिसे आपको सुने रहिएगा तो याद रहेगा। तो देखिए इसके 10 सदस्य देश कौन कौन सा है? ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। ठीक है, कौन कौन सा है? ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है आसियान के 10 सदस्य देश। देखिए प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बीएसएससी में पूछा जा सकता है। देखिए प्रश्न क्या है? उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। आपको पता होगा कि वो राज्य हमारा बिहार है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको पता होगा कि सिवान के जीरादेई नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। याद रखना है कि ये भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने थे। कितने बार बने थे? 2 बार राष्ट्रपति बने थे। यहाँ से एक और प्रश्न याद रखना है कि भारत में सबसे लंबा समय तक राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत में सबसे लंबा समय तक राष्ट्रपति बने थे। और एक प्रश्न आपको याद रखना है कि इनके द्वारा कुछ रचनाएं की गई हैं वो पूछा जा सकता है। बाबू के कदमों में एक रचना था और एक था इंडिया डिपेंडेंट। एक क्या था? इंडिया डिपेंडेंट। और एक आपको याद रखना है सत्याग्रह एट चंपारण। तो आपको सबसे प्रसिद्ध उनका पुस्तक इंडिया डिपेंडेंट याद रखना है और बापू के कदमों में। ठीक है, तो ये याद रखना है बापू के कदमों में और बापू के कदमों में और इंडिया डिपेंडेंट याद रखना है। और तीसरा आपको याद रख लेना है चंपारण
सत्याग्रह एट चंपारण याद रखना है। सत्याग्रह एट चंपारण आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। आपको पता होगा कि सिखों के 10वें गुरु, जो कि सिखों के अंतिम गुरु थे, उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को ये हुआ था। पटना बिहार में हुआ था। बिहार के पटना में हुआ था। याद रखना है कि सिख मतलब कि गुरु गोविंद सिंह का जो बचपन का नाम था गोविंद राय था। गोविंद सिंह का बचपन का नाम क्या था? गोविंद राय था। और उनके पिता का नाम तेग बहादुर था, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। ध्यान रखना है, यहाँ से 2-3 प्रश्न। इनका जन्म 1666 में हुआ था, 22 दिसंबर 1666 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। और इनके पिताजी का नाम, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर था। ठीक है, ये याद रखना है। सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो ये सिखों के पहले गुरु गुरु नानक थे, जो कि सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद दूसरे गुरु याद रखना है, गुरु अंगद देव थे, जो सिखों के दूसरे गुरु माने जाते हैं। उसके बाद सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। और चौथे गुरु रामदास थे। और 5वें गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है फ्रेंड्स, अर्जुन देव थे। और आपको याद रखना है कि 9वें गुरु तेग बहादुर थे और 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। तो कुछ जो एग्जामों में पूछे गए हैं सिखों के 10 गुरुओं में से कुछ गुरुओं का नाम वो हम बता दिए। फिर से सुन लीजिए। पहले गुरु जो थे गुरु नानक थे, दूसरे गुरु अंगद देव थे, और तीसरे अमरदास थे, चौथे रामदास थे, और 5वें अर्जुन देव थे, और 9वें तेग बहादुर थे, और 10वें जो थे गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनके बारे में हम लोग ये प्रश्न को पढ़े हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो आपको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। याद रखना है यहाँ से 2-3 प्रश्न कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को किया गया था। इसमें कितने मंत्री नामांकित हुए थे? तो 12 मंत्री नामांकित हुए थे। कितने हुए थे? 12 मंत्री नामांकित हुए थे। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि अंतरिम सरकार के गठन का अध्यक्ष कौन थे? तो नेता कौन थे? नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और आपको याद रखना है कि इसमें 12 मंत्री थे और अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। इसके नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच में स्थित है? तो आपको पता है कि ये नगर जो है पाकिस्तान के रावलपिंडी में है और ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच में है। देखिए फ्रेंड्स, सिंधु और झेलम नदियों का जो बीच का स्थल है, जो द्वाब है, द्वाब क्या होता है? 2 नदियों के बीच की भूमि को द्वाब कहते हैं। तो द्वाब है, तो इस द्वाब को जो है सिंधु और झेलम के जो बीच का द्वाब है, इसे सिंध सागर द्वाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? सिंध सागर द्वाब कहा जाता है। और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है कि सिंध सागर द्वाब किन 2 नदियों के बीच में है? सिंधु और झेलम। झेलम और चिनाब नदियों के बीच में जो द्वाब है, 2 नदियों के बीच की जो भूमि है, उसे जो है चेंज द्वाब कहते हैं। क्या कहते हैं? चेंज द्वाब कहते हैं। ठीक है, रावी और ब्यास नदियों के बीच का जो द्वाब है, इसे बारी द्वाब कहते हैं। ये भी द्वाब पूछता है, बारी द्वाब कहा जाता है। और रावी और चिनाब नदियों के जो बीच जो द्वाब है, इसे रचना द्वाब कहते हैं। क्या कहते हैं?
रचना द्वाब कहते हैं। और यहाँ रखना है उसके बाद में ब्यास और सतलज नदी के जो बीच का द्वाब है, ब्यास और सतलज नदी के जो बीच का द्वाब है उसे हम लोग विस्त द्वाब कहते हैं। तो देखिए यहाँ से 5 द्वाब बनता है इन नदियों से। पहला तो आपको प्रश्न यही याद रखना है कि प्राचीन नगर तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी में है और सिंधु और झेलम के बीच में है। सिंधु झेलम के बीच का जो भूभाग है उसे या जो द्वाब है उसे क्या कहते हैं? सिंध सागर द्वाब। झेलम और चिनाब के बीच में जो द्वाब है इसे कहा जाता है चेज द्वाब। रावी और ब्यास के बीच में जो द्वाब है उसे कहा जाता है बारी द्वाब। और चिनाब और रावी के बीच में जो द्वाब है उसे कहा जाता है रचना द्वाब। और ब्यास और सतलज के बीच के जो द्वाब है उसे कहा जाता है विस्त द्वाब। आपको ये प्रश्न याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल जो दावोस है वो कहाँ स्थित है? तो विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल जो दावोस है वो जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका स्थापना याद रखना है, विश्व आर्थिक फोरम की स्थापना 24 जनवरी। विश्व आर्थिक फोरम यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना किया गया था। और इसकी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। मुख्यालय जो है जेनेवा में है, ठीक है। ये भी याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि इसका बैठक कहाँ होता है? विश्व आर्थिक फोरम का बैठक, वही बैठक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कहाँ होता है? तो दावोस में होता है। स्विट्जरलैंड में ही है दावोस। और ये इसका बैठक यहाँ होता है, मुख्यालय जेनेवा में है। स्थापना 24 जनवरी 1971 को हुआ था, जो कि स्विट्जरलैंड में है इसका दावोस। और इसके अध्यक्ष याद रखना है क्लास स्वाक इसके अध्यक्ष है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के अध्यक्ष पूछा जा सकता है करेंट में, तो करेंट याद रखना है क्लॉस लिखना है, क्लॉस स्वाक जो है इसके अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो सब बनने वाले प्रश्न है वो आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? तो आपको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम पूछा जाता है तो क्या था? तो नरेंद्र दत्त था। इनके द्वारा ही 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। आपको ये सारे प्रश्न याद रखना है। और शिकागो में इनके द्वारा ही भाषण 1897 में ही दिया गया था, ठीक है, अमेरिका के शिकागो में, ठीक है। अगला हम लोग बढ़ते हैं। और इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री। योजना आयोग के भी अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग के भी अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? तो खड़गवासला में है। और खड़गवासला कहाँ है? ये पूना में है, महाराष्ट्र के पूना में। यहाँ एनडीए का ट्रेनिंग सेंटर है, ये भी आपको याद रखना है। एनडीए का पूरा नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी इसका पूरा नाम है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो आपको पता होगा कि किनके द्वारा मिला था, तो ये आपको याद रखना है तात्या टोपे के द्वारा। तात्या टोपे के द्वारा जो है उनको इनके मित्र से धोखा मिला और इनको मार दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।